अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। पाकिस्तान ईरान कशीदगी के बाद आज मुसल्लफ अफवाज के सरबराह आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इंतहाई अहम बयान देते हुए वाज़ेह किया कि हमारी अफवाज हर किस्म के ख़तरे और साजिश के खिलाफ हर वक्त तैयार हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। आज पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से अपने खिताब में आर्मी चीफ ने नौजवानों की तवज्जो फेक न्यूज़ से मुतालिक एक इंतहाई अहम मौजू की जानिब मबजूल कराते हुए कहा कि सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तहकीक और मज़बूत सोच के बगैर माशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। पाक फ़ौज के सरबराह ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। दहशत गर्दों से तो अफवाज पाकिस्तान लड़ सकती है, लेकिन दहशत गर्दी के खिलाफ कौम का ताउन इंतहाई ज़रूरी है। नौजवानों को यकीन होना चाहिए कि वो एक अजीम वतन और कौम के सपूत हैं। नौजवान इस मुल्क को कौम की रोशन रिवायात, इकबाल और कायद के ख्वाबों की ताबीर के भी अमीन है। अब बात करते हैं सियासत की। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर के बावजूद सियासी दर्जे हरारत उरूज पर है और क्यों ना हो, आम इंतखाबात के निकात में अब सिर्फ 14 रोज बाकी रह चुके हैं। कोई जमात इल्जाम तराशी के जरिए अवाम से वोट मांग रही है तो कोई कारकर्दगी के वादों से वोटर्स को कायल करने की कोशिश में लगी है। लेकिन यह हकीकत अपनी जगह है कि एक बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त तरीके से ना कराने पर अपना इलेक्शन सिंबल खो चुकी है। तहरीक इंसाफ के लिए एक और मामला भी खतरे की घंटी है, क्योंकि इलेक्शन रूल्स 2017 की शिक 94 के तहत आइंदा इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार कामयाबी की सूरत में उसी सियासी जमात में शामिल हो सकेंगे जिसे इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान जारी किया हो। और पार्लिमान में किसी भी कानून साजी और सियासी फैसलों का हिस्सा बनने के लिए यह फैसला कामयाबी के नोटिफिकेशन के 3 रोज के अंदर अंदर करना होगा। बज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और IPP की नजरें आज़ाद उम्मीदवारों पर लगी दिखाई दे रही हैं। आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू में इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि उनकी जमात हुकूमत बनाने के लिए आज़ाद उम्मीदवारों को तरजीह देगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने जीत की सूरत में तहरीक इंसाफ में शामिल रहने के हल्फ भी उठा रखे हैं। खबर यह है कि तहरीक इंसाफ इस हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर भी गौर कर रही है। इंतखाबी निशान के उसूल के लिए आज ही लाहौर हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर इब्तिदाई समाअत करते हुए इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर ली है और कल तक जवाब तलब कर लिया है। अब देखना यह होगा कि क्या इस मौके पर, जबकि बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग का अमल भी जारी है, अगर हाई कोर्ट कोई फैसला जारी करती है तो क्या वो मुअस्सर हो सकेगा। दूसरी जानिब महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से सूबे में 12 फरवरी तक दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। नजर डालें इंतखाबी मैदान पर तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आज भी एक जलसे में मुस्लिम लीग नून और उनके कायदीन को निशाना बनाया। बिलावल भुट्टो के बकौल किसी भी सियासी जमात को अवाम की नहीं बल्कि कुर्सी की फिक्र है। नवाज शरीफ के साबिका दौर अमरीत से कम नहीं थे। इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का मुकाबला ज़ियाउल हक की मुस्लिम लीग से होगा। तमाम सियासी जमातें का एहसास ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है कि अवाम किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। तो अगर फिक्र है तो उस कुर्सी का फिक्र है। वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से चौथी बार उनको वो कुर्सी मिले। नियाज साहब का जो पहले बार था और दूसरी बार था, जो किसी आमरीत का दौर से कम नहीं था, क्या ये हमारा किस्मत में लिखा हुआ है कि हमने इन्हीं चेहरों को देखना है? पागलपन का एक सबूत होता है कि अब वही चीज करते रहे और उम्मीद ये रखे कि कोई दूसरा नतीजा निकले। बिलावल भुट्टो की जानिब से होने वाली मुसलसल तनकीद पर वैसे तो नून लीग के कायद नवाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की तरफ से कोई जवाब अभी तक नहीं आया, लेकिन निचली सतह पर जवाबी वार शुरू हो चुके हैं। मुझे अफसोस है कि बिलावल भुट्टो साहब, जब मैं उनको देखती हूँ, क्योंकि हम आपस में एक PDM की गवर्नमेंट में, उससे पहले PDM के अंदर एक ताल्लुक रहा, लेकिन तहजीब में रहकर आप अपनी कारकर्दगी पे बात करें। जब आप पंजाब में बात करते हैं तो मेरा ख्याल है वो नए नए पंजाब आए हैं। जो शख्स नया नया पंजाब आया हो और सिंध से आया हो, कि अगर आपने पसमानदगी देखनी हो और कौन सी ऐसी तरक्की है जो वो सिंध से लेकर पंजाब में आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से आज इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में ननकाना में पावर शो हुआ। मियां नवाज शरीफ ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि उन्हें मुल्क की तरक्की के लिए काम करने पर जेल में डाला गया, मुल्क बदर कर दिया गया। अगर साजिश के जरिए मकामी वज़ीर आज़म को हटाकर नाकामी
वज़ीर आज़म को ना मुसल्लत किया जाता तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। लेकिन यहाँ एक अहम बात यह भी है कि मुस्लिम लीग नून की पार्टी टिकट्स की तरह उनका मंशूर भी ताख़ीर का शिकार हमें नज़र आ रहा है। 8 फरवरी के इंतखाबात मुल्क कौम के लिए क्या तब्दीली ला सकते हैं और इलेक्शन डे पर किस जमात का पलड़ा भारी होगा। हमने गुज़श्ता 2 दिनों कराची और सिंध की सियासत पर तफसीली गुफ्तगू की। आज हम आज़ाद उम्मीदवारों से बात करेंगे आज के शो में, और उसके अलावा खैबर पुख्तूनख्वा की सियासत पर भी बात करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज खोकर और मारूफ समाजी कारकुन और सियासतदान जिब्रान नासिर ने, जबकि आगे चलकर हमें खैबर पुख्तूनख्वा के सियासतदान भी ज्वाइन करेंगे। मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप NA 47, 48 इस्लामाबाद के 2 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं और काफ़ी तगड़ी कैंपेन आपकी, हमें जो विजिबिलिटी नज़र आ रही है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपकी। कैसा लग रहा है आपको, नीचे माहौल कैसा है और लोगों का रिस्पांस कैसे है? आदिल भाई, जनरली जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसमें हकीकत तो ये है कि लोग ठंडे हैं, लोगों के अंदर वो गर्मजोशी नहीं है। अच्छा। और उसकी बड़ी वजह मेरे ख्याल से ये है कि लोगों को इस हकीकत का पता है कि ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन हो रही है। और इन वजूहात की बुनियाद पर आप कोई, जिस तरह आप कल वो एक डॉन का ही सर्वे आया कि जिसके अंदर एक वसी 70% से ऊपर लोगों ने जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया। तो लोग, आजकल ज़माना भी ऐसा है कि जिसमें लोगों से कोई बात छुपाई नहीं जा सकती। लोगों को हकीकत का तो पता है कि ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और जो एक माहौल बना दिया गया है जिसके अंदर सुंजियां हो जान ते विच मिर्ज़ा गलियां ते विच मिर्ज़ा यार फिरे, मुस्लिम लीग नून के लिए एक माहौल तो ये क्रिएट किया गया है। तो इन तमाम तर चीज़ों को लोगों ने पसंद नहीं किया। एक सियासी जमात को 2018 का इलेक्शन था, मियाँ नवाज शरीफ साहब उन इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सके, लेकिन उनकी जमात तो थी। तो अब तहरीक इंसाफ का इन इलेक्शंस के अंदर ना होना, उसका भी एक अच्छा तासुर नहीं गया इलेक्टोरल प्रोसेस के हवाले से। और 2013 और 2018 के जो इलेक्शंस थे वो पोलिंग डे के बाद मुतनाज़े हुए थे। यहाँ पर तो सवालात पहले से उठ गए हैं। तो अब ये सूरत हाल है कि जिसके अंदर हम सब लोग हिस्सा ले रहे हैं। जनरल एनवायरनमेंट जो है वो कोई इतनी कंड्यूसिव तो नहीं है, इसीलिए आपको उस तरह की गहमा गहमी पूरे पाकिस्तान में कहीं नज़र नहीं आ रही। बाकी अपना मुकदमा, अपनी गुफ्तगू लेकर लोगों के पास जा रहे हैं, अपना बयानिया लोगों के सामने रख रहे हैं, और अब देखते हैं लोग उसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक, जिब्रान नासिर साहब, कराची का बताइएगा, आप भी एक हल्के से वहां से उम्मीदवार हैं, मंशूर आपका क्या है और रिस्पांस किस तरह मिल रहा है आपको लोगों का? देखिए, जो बात पहले हुई कि बेयकीनी सी सूरत हाल है और जिस तरीके से इलेक्शन के प्रोसेस को एक मश्क बना के रख दिया है और ये वाज़े किया जा रहा है कि पहले से ही नतीजा तय हुआ है और फलाना पार्टी को फलाना सीटें मिलने के इम्कान हैं, जीतने के इम्कान नहीं है, तो यकीनी तौर पे बंदा डिजेक्टेड फील करता है और एक डिस्ट्रेस फैक्टर होता है इलेक्शन को लेके, और वो अपने आप को एक एपैथेटिक स्टेट में ले जाता है, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है और बड़ा नुकसान है। जो जमहूरियत का सफ़र हमने तय किया है पिछले 12-15 साल में, उसको ये बहुत बड़ा धचका लग रहा है इस इलेक्शन के अंदर। जहाँ तक मेरे मंशूर की बात है जी, तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि साल 2024 में हम हैव नॉट्स के बजाय थोड़ी हैव की बात कर लें। पाकिस्तान में लिटरेसी के हवाले से बेशक बड़े सवाल उठते हैं, मगर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग फीचर जो है वो डिजिटल लिटरेसी है कि गरीब और अमीर तमाम तर लोग मोबाइल चलाना जानते हैं, मोबाइल ऐप्स चलाना जानते हैं। तो डिजिटाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी के मंशूर के साथ मैं अपने हल्के में अगर MP इलेक्ट हुआ तो एक मोबाइल ऐप के ज़रिए तमाम तर वोटर्स को, जो कि बहुत बड़ा हल्का है, 3 लाख 3.25 लाख वोटर्स का, और फिर नॉन रजिस्टर्ड वोटर्स भी हैं, उनको रसाई देना ताकि उनकी कोई भी किस्म की किसी भी महकमे के हवाले से शिकायत हो, वो 2400 घंटे अपने MP को ना सिर्फ पहुँचा सकें बट डिजिटल एविडेंस भी हासिल कर सकें कि उनकी कंप्लेन मौसूल हो गई है, और फिर उसको रिजॉल्व करना MPA का काम होगा। इस तरीके से एहतसाब भी जो है मुमकिन हो सकेगा MPA की परफॉर्मेंस का। ठीक, नहीं जिब्रान, आप ये बात तो दुरुस्त है अपनी जगह, लेकिन जो कौन सा आपका ये जो बातें आपने की हैं, क्या अवाम में इतनी आगाही है, ये अपील करती हैं ये चीज़ें अवाम को, या उनका मसले मसाइल कुछ और हैं?
देखिए, अवाम का सबसे बड़ा मसला इलेक्शन के बाद क्या होता है कि वो अपने मुंतखब नुमाइंदों तक पहुंचे कैसे। एमएनए या एमपीए का दफ्तर कहाँ है, उसका नंबर क्या है, वो गेड़ा कब लाएगा, चक्कर कब लगाएगा, कह के गया था हर इतवार आएगा, अब वो बैठता नहीं है। और अगर आके बैठे भी तो उस वक्त मैं वहां पे मौजूद हो सका कि ना हो सका। मुझे बताइए, क्या मेरे इलाके की वोटर वो घर की औरतें नहीं है जो हाउस वाइफ्स हैं और घर से नहीं निकलती मर्दों के बगैर, क्या वो घर बैठे अपने मसाइल अपने एमपी तक नहीं पहुंचाना चाहती? या मेरे इलाके के बच्चे वो क्या मुतासरा नहीं है अपने एमपी एमएनए की कारकर्दगी से? अगर 8 साल की उम्र में टिकटॉक स्टार बन सकते हैं तो अपने मोहल्ले के मसाइल भी एक ऐप के जरिए एमपी तक पहुंचा सकते हैं। या बुजुर्ग जो चलने फिरने से कासिर हों, वो घर बैठे क्यों ना रसाई रखें, क्यों उनका एमपी उनके हाथ में ना हो और वो एम्पावर्ड हो इतने। हम खाने पीने की ऐप इस्तेमाल करते हैं, शादी करने की ऐप इस्तेमाल करते हैं, घर खरीदने की ऐप इस्तेमाल करते हैं, खरीदो फरोख्त की ऐप इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से वहाँ जाने की ऐप इस्तेमाल करते हैं। सियासत की भी एक ऐप होनी चाहिए आज के जदीद दौर के अंदर। ये बहुत अहम जुज़ है हमारी जिंदगी का। मुस्तफा नवाज खोकर और जिब्रान नासिर हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद इनसे ये गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्तफा नवाज खोकर और जिब्रान नासिर हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफा नवाज खोकर साहब, दो जो बड़ी जमातें हैं इस वक्त, पीपल्स पार्टी और नून लीग, अगर देखें तो बिलावल साहब जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट फायर कर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि आप कैसे चौथी दफ़ा, आपने 3 दफ़ा पहले क्या किया। लेकिन अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी जो है वो एंटाई एक पीएमएलएन बयानिया लेकर चल रही है। पीएमएलएन जो है हमें क्यों निकाला 2018 में और आज हम जहां खड़े हैं उसकी वजह जो है वो 18 के इंतखाबात का चोरी होना था। जो और बाकी जमातों की भी आप बात कर लें, जो अवाम के असल मसाइल हैं। देखिए ना, पीएमएलएन क्लेम कर रही है कि वो फातेह जमात अभी तक मंशूर नहीं आया उनका, 14 रोज हो गए हैं, रहते हैं अभी 14 रोज इंतखाबात में। आदिल भाई, एक तो लोग मेरे ख्याल से ये जो बयानियों की तलाश में हैं जमातें, ये इसी वजह से बयानियों की तलाश में है कि सियासत बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। आज से कुछ माह पहले तक आप हुकूमत में साथ बैठे थे, एक दूसरे को भाई भाई कह रहे थे, डार साहब को आप अंकल कहते थे, शहबाज साहब आपको अपना भतीजा कहते थे, और अब आप एकदम से एक दूसरे के मुखालिफ बयानियाँ लेकर बैठे हैं। तो जिस वक्त वजारतें इकट्ठी इंजॉय कर रहे थे तो उस वक्त इन चीज़ों का आपको ख्याल नहीं आया जो आज दोहराई जा रही हैं। तो लोग इसको बखूबी समझते हैं कि ये सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के लिए एक बस स्टंट है, बस जो किया जा रहा है। कोई लोग इसको इतना सीरियसली नहीं लेते। जहाँ तक इश्यूज़ का ताल्लुक है तो हमारी सियासत का अलमिया ही ये है कि देखें 76 सालों में कोई भी वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाया इस मुल्क में जी। और वो वक्त से पहले जब निकाला जाता है तो वो एक विक्टिमहुड का बयानिया लेकर फिर लोगों के पास जाता है। इश्यूज के ऊपर तो बात ही नहीं होती। अब हमें वो वक्त याद है कि जिस वक्त इमरान खान साहब के आखिरी दिन थे, आपको याद होगा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हुए थे जी, और पूरे के पूरे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस पीटीआई हार गई थी जी। और फिर उससे पहले मुझे वो वक्त भी याद है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब का इलेक्शन था मुकाबला हफीज शेख साहब। उसमें हमने महज नून लीग के टिकटों के वादों के ऊपर जो थे वो वोट ले लिए थे। उस वक्त वोट को इज्जत दो का बयानिया पॉपुलर था। तो जैसे ही इमरान खान साहब हुकूमत से बाहर निकलते गए, एकदम से विक्टिमहुड का नैरेटिव उनके पास आया। फिर उन्होंने क्लेवरली जिस तरह ये साइफर वाली कहानी को इस्तेमाल किया, तो उन वजूहात की बिना पर उनका एक बयानिया हमें मकबूल होता नजर आया जी। और नुकसान ये हुआ कि सियासत इशू से हट गई। कोई आज ये शख्स ये सवाल नहीं करता कि जनाब आपने 1 करोड़ नौकरी की भी बात की थी जी, 50 लाख घरों की भी आपने बात की थी। मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ देखें तो वो कहते हैं कि मुझे 2017 में क्यों निकाला। इश्यूज कहाँ गए लोगों के? आज पाकिस्तान के अंदर अभी जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है चंद हफ्ते पहले, हौलनाक एदाद शुमार है कि इस वक्त 9 करोड़ पाकिस्तानी सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पे मजबूर है। बिल्कुल 2 करोड़ 80 लाख बच्चा इस मुल्क में ऐसा है जिसने आज तक स्कूल की शक्ल नहीं देखी। 25 लाख नौजवान हर साल तालीम हासिल करने के बाद रोजगार के लिए बाहर निकलता है। जॉब मार्केट में लोग ऐड हो रहे हैं, उनके लिए रोजगार नहीं। 40% बच्चे जो हैं वो क्योंकि उन्हें अपने वालिदैन गुर्बत की वजह से शुरू के 5 साल में वो खुराक नहीं खिला सकते जो उनको मिलनी चाहिए, बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हो जाते हैं। ठीक, तो फिगर्स हम देखें, इश्यूज हम देखें, निज़ाम इंसाफ उठाकर देख लें। दुनिया में हम मेरे ख्याल से 30वें नंबर पे हैं निज़ाम इंसाफ के हवाले से। रिफॉर्म्स के अंदर जमातों की दिलचस्पी नहीं रहेगी, लोगों की और पाकिस्तान की फलाह इनकी दिलचस्पी नहीं रह गई। बस इक़्तिदार की हवस है जिसमें ये सरपट
दौड़े चले जा रहे हैं और बस रेस लगी हुई है कि लाडला कौन मुंतखब होता है, किसको कबूलियत का शर्फ हासिल होता है और वो फिर बैसाखियों के जरिए हुकूमत में आता है। सियासत का चेहरा मस्क हो चुका है और मैं ये समझता हूँ कि सियासी कायदीन हकीकत से बहुत दूर हो चुके हैं। जिब्रान नाज़िर साहब, जो मुस्तफ़ा साहब बात कर रहे हैं तो ये अदम एतमाद है पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों पर, आप उनसे एग्री करेंगे? सर मुझे बताइए कि अगर बलूचिस्तान के लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को नून लीग और पीटीआई और पीपल्स पार्टी में अपनी क़यादत नज़र आ रही होती, अपने मसलों की अक्कासी नज़र आ रही होती, तो वो डॉक्टर महारंग बलोच और सम्मी दीन बलोच की तरफ क्यों देख रहे होते और क्यों मुतवज्जो होते? अगर हमारे पश्तून जो लाखों नौजवान हैं उनको इन मेन स्ट्रीम पार्टीज़ में अपने मसाइल की क़यादत नज़र आ रही होती तो वो मंजूर पश्तीन की तरफ क्यों देख रहे होते? यकीनी तौर के ऊपर हमारे मुल्क के अंदर एक बढ़ता हुआ तबका है जिसको मेन स्ट्रीम पार्टीज़ के अंदर अपने मसाइल की अक्कासी ही नज़र नहीं आती, और जो कि ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जिनसे इन पार्टीज़ ने अपनी जान छुड़ा ली है या छुड़ाना चाहते हैं। जब अपोजिशन में होते हैं तो उसका जिक्र करते हैं और जब गवर्नमेंट में होते हैं तो उनको लगता है वो उसकी बात नहीं कर सकते। मैं चूँकि इस वक्त नेशनल मीडिया से मुखातिब हूँ आपके ज़रिए, तो सिर्फ अपने हल्के की बात नहीं करूँगा। एक ऐसा खित्ता जिसकी बात कोई नहीं कर रहा, गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ आज 29वां 30वां दिन है, मनफी डिग्री दर्जा हरारत के अंदर, शदीद सर्दी के अंदर लोग बैठे हुए रोज़ क्या मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ गंदम नहीं उगती, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर लैंड उस नौइयत का नहीं है, हमारे यहाँ नहाने के रास्ते भी आसान नहीं हैं। तो हमारे लिए जो आसानियाँ गारंटी की गई थी, ये जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में हुआ था, उसके मुताबिक क्यों हमें गंदम सब्सिडी रेट के ऊपर नहीं दी जा रही? क्यों 21 रुपए से लेके आपने 36 रुपए कर दी है? आप जब गिलगित बल्तिस्तान का बजट बनाते हैं, आपने आज तक वहां पे जो डेवलपमेंट की, मैं उसका आपको दादो शुमार बताता हूं। पिछले साल का बजट 116 अरब रुपए का था, जिसमें से 74 अरब रुपया नॉन डेवलपमेंट था, जिसमें से 51 अरब रुपया सिर्फ तनख्वाहें थी। तो आप डेवलपमेंट के ऊपर तो सिर्फ 28 अरब रुपया लगाते हैं, अपॉर्चुनिटीज वहां पे है नहीं, और ये जो तनख्वाहें 51 अरब रुपए हैं, इस वजह से नौजवानों का रुझान गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ होता है, जो कि प्राइवेट सेक्टर को आपने वहां से इस तरह से ग्रो नहीं किया। आपने बजट में कहा था आप 3.5 अरब रुपए गंदम के लिए सब्सिडी जो है मुख्तस कर रहे हैं। सवाल ये उठता है क्या वो पैसे खत्म हो गए तो क्यों हो गए, और अगर हो गए तो गिवन के जिंदगी की बेसिक नीड है। हमारे इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट और अनवार काकर साहब जो किसी को भी जवाब दे नहीं समझते, बल्कि आवाम से तल्ख लहजे में बात करते हैं, एक धमकी देते हुए बात करते हैं, उनको तो ख्याल नहीं आएगा। मगर उम्मीद है कि 8 फरवरी के बाद जो भी हुकूमत आए, वो इस वक्त अगर इलेक्शन कैंपेन में उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही, तो 8 फरवरी में आने के बाद उनके हक में फैसले करें। ठीक, मुस्तफा नवाज खोखर साहब, जो आप भी आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिब्रान साहब भी आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो बातें आप कर रहे हैं, अगर आप असेंबली में आ गए, क्या आप समझते हैं कि इसका कोई इम्पैक्ट आप बना पाएंगे? ये जो सारी, मतलब आप अकेले कैसे इस स्टेटस को की जमातों से लड़ सकते हैं? वो एक मिसाल किसी ने दी, एक जगह मुझे बड़ी पसंद आई, आपके लिए दोहरा देता हूँ। एक शहर में आग लग गई, उसने पूरे शहर को आग ने लपेट में ले लिया, शोले आसमान से बातें कर रहे थे, दूर एक चिड़िया उड़ी, उसने अपनी चोंच के अंदर एक पानी का कतरा लिया और उस आग बुझाने के लिए चल पड़ी। तो किसी ने सवाल किया कि तुम्हारे एक कतरे से तो आग बुझ नहीं पाएगी। उसने जवाब दिया, मुझे भी पता है, लेकिन जब तारीख लिखी जाएगी तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं। तो ये अपना एफर्ट है। इस वक्त किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करना अपने आप को गुलामी में देने के मुतरादिफ है। 63A की भी जो इंटरप्रिटेशन कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट, तो मैंने तो ये फैसला कर रखा है कि अगर इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होता हूँ तो मैंने कोई जमात ज्वाइन नहीं करनी, अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत को रखूँगा, और उसमें ये तमाम जो इश्यूज़ हैं, इन इश्यूज़ के ऊपर जो अगर पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी कानून साजी सामने आती है तो मुझे किसी को कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस कानून साजी को खुद से वोट करूँगा। लेकिन जो अगर कानून साजी या कोई ऐसे इकदामात होते हैं कि जिस तरह IMF से अभी एक नई डील होनी है मार्च के बाद, और उसके नतीजे में अवाम के अंदर अवाम के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, तो खड़क के ऑपोजिशन भी करेंगे। मुस्तफा नवाज खोखर साहब, जिब्रान नासिर साहब, ऑल द बेस्ट। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक बाद खैबर पुख्तूनख्वा की सियासत की बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में आम इंतखाबात सिर्फ 2 हफ्तों की दूरी पर हैं और तमाम सियासी जमातें मुल्क के बेशतर हिस्सों में जलसे जुलूस कर रही हैं। सर्दी में सियासी पारा हाई है,
इंतखाबी मुहिम तेज तर तेज होती जा रही है। सियासतदानों के वादे, दावे और यकीन दहानियों में भी होता जा रहा है। इंतखाबी रैलियां निकाली जा रही हैं। ऐसे में मुल्क के एक अहम सूबे खैबर पख्तूनख्वा में सियासी रौनक मुल्क के दीगर इलाकों से थोड़ा सा मुख्तलिफ नजर आ रही हैं, जहां जलसों समेत सियासी सरगर्मियों में कोई वाजे कमी हमें नजर आ रही है। ना तो इश्तिहारात की भरमार है, ना ही जलसे जुलूस बड़े बड़े और इंतखाबी दफातर के बाहर बैठे अफराद की गहमा गर्मी फिलहाल नजर आ रही है। बड़ी सियासी जमातें और उनकी क़यादत जो हैं, ऑल्दो नवाज शरीफ साहब ने मानसहरा में तो जलसा किया है, लेकिन बाकी सियासी जमातों की क़यादत जो है वो अभी तक वहां नहीं पहुंची। इंतखाबात की गहमा गहमी में कमी की एक बड़ी वजह जहां मौसम की शिद्दत को करार दिया जा रहा है, वहीं इंतखाबात से पहले सूबे की जो अमन व अमान की सूरत हाल है उस पर भी खदशात का इज़हार किया जा रहा है। आज पेशावर पुलिस की जानिब से जारी होने वाले अदाद शुमार के मुताबिक जिला पेशावर में 1280 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। इन पोलिंग स्टेशन में 630 पोलिंग स्टेशन हसास, जबकि 500 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं, जबकि सिर्फ 150 के करीब पोलिंग स्टेशन को नॉर्मल करार दिया गया है। पुख्तूनख्वा में होने वाले इंतखाबात गुज़श्ता अदवार की तरह इस बार भी अहम है। हालिया इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो 6 साबिक वज़राए आला हिस्सा ले रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन की दस्तावेजात के मुताबिक पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर वोटर्स की तादाद 2 करोड़ 16 लाख है, जिसमें ख़वातीन वोटर्स की तादाद तकरीबन 1 करोड़ के करीब है, और इसी तरह मर्द वोटर्स की तादाद जो है वो 1 करोड़ 18 लाख है। ये वोटर्स कौमी असम्बली की 45 और सूबाई असम्बली की 115 नशिस्तों के लिए नुमाइंदों का इंतखाब करने जा रहे हैं। पुख्तूनख्वा की सियासत में यह बात भी अहम है कि सूबे पर 10 बरस तक हुकूमत करने वाली जमात तहरीक इंसाफ इस वक्त टूट फूट का शिकार है। वहीं इस सियासी जमात के बतन से जन्म लेने वाली सियासी जमात पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह और सूबे के साबिक वजीर आला परवेज खटक बार बार ये दावा कर रहे हैं कि इस बार वजीर आला वही बनेंगे। परवेज खटक साहब वजीर आला बनते हैं नहीं, इसका फैसला तो इंतखाबात के बाद होगा, लेकिन हाल ही में सूबे में 4 बड़ी सियासी जमातें जो हैं, JUI फजलुर रहमान, ANP पीपल्स पार्टी और PMLN जो है वो उन्होंने अलायंस बनाने की कोशिशें तो की, लेकिन कोई ज़्यादा उसमें कामयाबी उन्हें नहीं मिली। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस और आज़ाद हैसियत से लड़ने वाले उम्मीदवार जो हैं वो इंतखाबात के बाद अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की तर्जुमान और ख़ुद भी वो जनरल सीट पेशावर से उम्मीदवार हैं समर हारून बिलोर साहिबा, और डॉक्टर सवेरा प्रकाश साहिबा जो हैं वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, और बुनीर से वो इंतहाई अहम हल्के से वो इलेक्शन लड़ रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो उम्मीदवार हैं। डॉक्टर साहिबा, आपसे मैं आगाज करूंगा। समर बिलोर साहिबा जो हैं वो हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाली हैं। एक तो कैसी जा रही है आपकी कैंपेन, अवाम का रिस्पॉन्स क्या है, और माहौल क्या इंतखाब का उसी तरह है जिस तरह पिछले इंतखाबात में होते थे? वालेकुम सलाम। एक तो मतलब मैं अपनी तरफ से तो मैं अब मतलब ज़्यादा इस पे कमेंट नहीं कर सकती। पिछले इंतखाबात में अनफॉर्चुनेटली मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं थी, पर बहुत ज़्यादा, हाँ जी, बहुत शोर मचा हुआ है, बहुत गाड़ियाँ है, बहुत गाने, बहुत कुछ चल रहा है। मेरा कैंपेन भी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत स्मूथली जा रहा है सारा कुछ। रिस्पांस बहुत पॉजिटिव है। जैसे कि मुझे टाइटल दिया था बुनीर की बेटी, तो इस तरह बेटी और बहन समझ के लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत स्मूथली जा रहा है। जबरदस्त। अच्छा समर बिलोर साहिबा, आपने कई खूनी इलेक्शन भी देखे हैं, लॉस्ट योर हस्बैंड, आपके फादर इन लॉ, फिर बाकी भी कई डेथ्स हुई हैं बिलोर खानदान में। इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल कैसी है, अवाम का रिस्पांस कैसा है, और जनरली जो इंतखाबात में काफ़ी गहमा गहमी होती है, क्या वही आपको इस दफ़ा भी नज़र आ रही है या फ़िलहाल मामला जो है ठंडा है? अस्सलाम वालेकुम आदिल जी, इंतखाबात में हम सारे बिज़ी हैं, और अभी मैं आपके साथ HMC से बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे यंग डॉक्टर्स स्ट्राइक पे हैं और धरना दिए हुए हैं, रातें गुजार रहे हैं। तो हम जो आजकल जो SOPs DC और कमिश्नर साहब ने लेआउट की हुई हैं सिक्योरिटी की, उसके मद्देनज़र हम अपनी इलेक्शन कैंपेन कैरी आउट कर रहे हैं। हमारी, जैसे आपने कहा है, 2013 एंड 2018 में सिर्फ पेशावर में हमारी 62
कारकुनों की जान गई है, जिसमें से एक शहीद हारून बिलोर भी थे। सो हम बहुत मोहतात होके चार दीवारी के अंदर पुलिस को इन्फॉर्म करके ड्यू नोटिस दे के अपनी कैंपेन कैरी आउट कर रहे हैं, विच इज़ ऑफ कोर्स हैम्परिंग आवर एफर्ट्स। लेकिन हम अपने कारकुनानों की ज़िंदगी के साथ नहीं खेलना चाहते, और कुछ सिक्योरिटी के खदशात ने और कुछ एक्सट्रीम वेदर ने जो इंतखाबी सरगर्मियाँ हैं उसको थोड़ा सा ठंडा किया हुआ है। और पेशावर में एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि बेशतर जो कैंडिडेट्स थे वो 5 साल अपने हलकों से दूर रहे हैं, अवाम से दूर रहे हैं। अब उनको अवाम के बीच में जाना, उनको फेस करना मुश्किल पड़ रहा है, इसलिए आप उस तरह की इंतखाबी कार्रवाई नहीं देख रहे जैसे पिछले इलेक्शंस में होती थी। ठीक, डॉक्टर साहबा आप ये बताइएगा, बुनेर एक ऐसा जिला है, स्वात, शांगला, ये पूरा बेल्ट जो है काफ़ी ये शिदत पसंदी की लहर से भी मुतासिर रहा। आपका मंशूर जो है वो किस बुनियाद पर आप वोट मांग रही हैं, और अवाम जो है वो किस तरह? मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था जिसमें आपको काफ़ी पूरे पाकिस्तान में काफ़ी सराहा जा रहा है, पजीराई भी मिल रही है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ नेगेटिव कमेंट्स वगैरह भी आते हैं, तो इस बारे में बताइएगा ज़रा। वो अनफॉर्चुनेटली मतलब नेगेटिव कमेंट्स वही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात उस पर मुझे मिल रहे हैं। पर मतलब मैं जो निकली भी हूँ, मतलब मैंने बेसिकली हॉस्पिटल में मसले देखे थे, उनकी वजह से निकली हूँ। पर अभी मेरा फोकस जो है ना, मतलब जो मेरा मेन फर्स्ट डे से फोकस था वो एजुकेशन पे था। स्पेशली लड़कियों की लिटरेसी रेट हमारी बहुत ज़्यादा हमारे ज़िले में कम है। कुछ स्टेटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग 25% है, कुछ के अकॉर्डिंग इवन 18% है। तो वो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया था। मुझे खुद भी मतलब स्कूल बहुत दूर था, 2 घंटे सफ़र करना पड़ता था। तो मेरा मतलब फर्स्ट प्राइम फोकस एजुकेशन पे था। और फिर उसके बाद जो हेल्थ केयर के मसले उसको बारे में मतलब मुझे अंदर से पता है, तो उस पर भी फोकस था, स्पेशली जो हमारी फीमेल्स फेस करती है। तो मतलब इस जो ये जो जेंडर गैप है ना, मैं बेसिकली मेरी एफर्ट थी इस जनरल इलेक्शंस पे आने की कि मतलब मैं इस गैप को थोड़ा कम करूं। हमारे डिस्ट्रिक्ट से कोई पहले कोई फीमेल पॉलिटिक्स में एंटर भी नहीं हुए, तो मतलब मैं मेरी एफर्ट ये थी। फिर वो आगे अगर सेलेक्ट होती नहीं वो तो मतलब अल्लाह के हाथ में। पर मेरे एजेंडा में एजुकेशन प्राइम फोकस है, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ सकती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ना सिर्फ कंट्री लेवल पे, मतलब मैं घर के लेवल पे भी बात करूं। उससे ओवरऑल हेल्थ अवेयरनेस, ये हमारे इन्वायरमेंट मतलब मसले भी है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, वो अवेयरनेस भी आ सकती है। तो प्राइम फोकस ये है। पर अभी मतलब मैंने खुद जो रियलाइज़ किया है कि यहाँ पे हमारा ज़िला हर तरह से मतलब कि महरूम ज़िला है। यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ लोगों को नहीं मिल रही, इसलिए वो लोग ज़्यादा तवज्जो ये एजुकेशन और इस चीज़ों पे दे ही नहीं रहे। तो अब मतलब वो बेसिक जो फैसिलिटीज़ है उनकी तरफ भी मैं ज़्यादा वो आ रही हूँ कि एटलीस्ट ये है तो लोगों को आगे मतलब तवज्जो चली जाएगी। ठीक ठीक। समर हारून बिलोर साहब, अभी एएनपी की क्या किसी किस्म की सीट एडजस्टमेंट हुई है किसी जमात से, और इलेक्शन में क्या किस तरह का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रही हैं? और इलेक्शन के बाद जो है जाहिर बात है ऐसे लग रहा है कि कोलिशन गवर्नमेंट ही बनेगी खैबर पख्तूनख्वा में, आपको भी ऐसे ही लग रहा है? आदिल साहब, इस तरह है कि हमने अभी किसी के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं की। हम अपने बलबूते पे इलेक्शन के फील्ड में उतरे हैं। हम वाहिद वो पार्टी हैं जो अपना मंशूर लेके, और इस दफ़ा पेशावर में हम डबल मंशूर लेकर आए हैं, क्योंकि हमने एक सूबाई मंशूर दिया है, एक हमने अपनी अर्बन पॉलिसी भी लॉन्च की है रणा के नाम से। अच्छा। हम अपना मंशूर लेके गली गली और मोहल्ले, हर मोहल्ले में, हर नेबरहुड में फिर रहे हैं, विलेज काउंसिल में फिर रहे हैं। बाकी जो पार्टियां हैं वो सब जिसको कहते हैं अ पैट ऑन द बैक, शायद उसके इंतजार में थी। अब पता नहीं किसको मिला है किसको नहीं मिला, क्योंकि रोते पीटते अब सारे वापस हमारे साथ सड़कों पे ही आ गए हैं, लेकिन वो बगैर तैयारी के, बगैर किसी मंशूर के आए हैं। हम तो अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में देख रहे हैं। ऑब्वियसली हमारी कुछ हैं कमज़ोरियां हैं, कुछ इलाके हैं जहां पे हम कैंपेन नहीं कर सकते, फ्रीली जा नहीं सकते।
तो हम तो ये एक्सपेक्ट करें कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होंगे इलेक्शन डे पर, इलेक्शन नाइट पर इंशाल्लाह, और फिर देखेंगे कि हुकूमत कैसे बनती है। बहुत ज़्यादा पहले से ये आवाज़ आ रही है कि जी कोलिशन गवर्नमेंट होगी, खटक साहब जैसे लोग कह रहे हैं कि जी मैं आने वाला सीएम हूँ, लेकिन आई थिंक ऑल ऑफ दिस इज़ जस्ट कंजेक्चर। इंशाल्लाह ये तो 9 फरवरी को पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। डॉक्टर सवेरा प्रकाश साहिबा, समर हारून बिलोर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आता एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको कराची लिए चलेंगे। बड़ा एक अहम मामला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत बड़ी तादाद उनकी फेल हो गई है, वजह क्या है उसकी, ब्रेक के बाद इस पर गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची मैट्रिक बोर्ड में ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन मशीन की गलती से फेल होने वाले 2000 के करीब तालिबात के नताइज दुरुस्त करके उन्हें कामयाब करार दे दिया गया है। OMR मशीन ने 2 की बजाय सिर्फ 1 हिस्से को सिस्टम पर महफूज करके नतीजा बनाया था, जिसकी वजह से कई स्टूडेंट्स जो हैं वो कई पर्चों में फेल हो गए और उनका मुस्तकबिल दाव पर लग गया। कंट्रोलर मैट्रिक बोर्ड खालिद एहसान के मुताबिक तकरीबन 1500 से 2000 के स्टूडेंट्स के ये केसेस थे जो कि अब निपटा दिए गए हैं, लेकिन उनके मुताबिक इन बच्चों को मार्कशीट भी मिलना शुरू हो जाएगी। दीगर केसेस को हल करने की भी कोशिश की जा रही है। अब बोर्ड तो ये कहकर इस गलती से मुबर्रा होना चाहता है कि 1,63,000 के करीब बच्चों का रिजल्ट था, 1 या 2% गलती की गुंजाइश होती है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कराची इंटर बोर्ड ने भी नताइज का ऐलान किया, जिसके मुताबिक आर्ट्स साले अव्वल प्राइवेट में 72% और आर्ट्स रेगुलर में 80% उम्मीदवार जो हैं वो फेल हुए। तर्जुमान के मुताबिक आर्ट्स रेगुलर के इम्तिहानात में 11,000 के करीब उम्मीदवार जो हैं इम्तिहानात में शरीक हुए, जिनमें से 2,300 उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि आर्ट्स प्राइवेट के इम्तिहानात में 2,800 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जिसमें से 800 उम्मीदवार तमाम पर्चों में पास हुए। इंटर कॉमर्स प्राइवेट साले अव्वल में भी 63% उम्मीदवार जो हैं वो फेल हुए। इम्तिहानात में 1,900 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, जिनमें से सिर्फ 750 उम्मीदवार कामयाब हो पाए। इंटर बोर्ड नताइज में फेल हो जाने पर तलबा और असातिज़ा भी सरापा एहतजाज हैं और माहिरीन तालीम भी हैरान और परेशान है कि ये माजरा क्या हुआ। कम नंबर्स हासिल करने वाले और फेल होने वाले स्टूडेंट्स ने कराची प्रेस क्लब में एहतजाज भी किया। महकमे बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी के बजाय महकमे तालीम ने नताइज से मुतालिक 5 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम कर रखी है, जो अपनी रिपोर्ट भी पेश करेगी। आज जब निगरान वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर से एक सहाफ़ी ने इस हवाले से पूछा तो उनका सुन लें। सर, वो इंटर बोर्ड के अंदर जो हालिया मसला चल रहा है और बच्चे एहतजाज कर रहे हैं और 60% बच्चे प्री मेडिकल ग्रुप के और प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के फेल हुए हैं और सरापा एहतजाज है। फेल हो गया ना, इसमें एहतजाज की क्या बात है। नाज़रीन, इस पर बात करेंगे। कराची से डॉन न्यूज के नुमाइंदे सैयद वसीम हमारे साथ मौजूद है। वसीम ये बताएगा कि ये क्या मामला कैसे हुआ? 70-70, 80% तलबा जो हैं वो फेल हो गए, तो छुम्बे की बात तो है और एक ऐसी स्टोरी है कि बंदा देख के हैरान रह जाता है। मैट्रिक बोर्ड में और इंटरमीडिएट बोर्ड में वो तलबा जो कि इंटरमीडिएट बोर्ड की मैं खास तौर पर बात करूं तो वो तलबा जो कि जिनके जो आला तालीम है उसकी बुनियाद जो है वो फर्स्ट ईयर के नताइज पर मबनी होती है। फर्स्ट ईयर में नतीजा अच्छा आएगा तो प्री मेडिकल के स्टूडेंट को मेडिकल यूनिवर्सिटीज में और प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज में दाखिला जो है वो फर्स्ट ईयर के नताइज पर दिया जाता है। और ये अब आप खुद सोचें, इस बात को तसव्वुर करें कि उन फैमिलीज का, उन वालिदैन का क्या हाल होगा कि जिनके बच्चे पूरे साल 3-3, 4-4 ट्यूशन लेके कोचिंग सेंटर्स में जाकर बड़ी दिल लगी के साथ जो है वो लगन के साथ जो है वो पढ़ाई करते हैं, अपना एग्जाम देते हैं और एग्जाम के बाद जो है वो किसी मशीन की गलती की वजह से, किसी ह्यूमन एरर की वजह से इतनी बड़ी तादाद में कराची के तलबा जो है वो फेल कर दिए जाएं और उसके बाद जो है वो उनके आला तालीम के लिए यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है वो दाखिलों का अमल जो है वो मुश्किल तरीन और एक नाकाबिल यकीन बात हो जाए कि उनको यूनिवर्सिटी में किसी अच्छी दाखिला मिल सकेगा। तो इस वक्त जो सूरत हाल है आदिल, इस वक्त जो इंटर बोर्ड में और मैट्रिक बोर्ड में वो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है और जो तलबा हैं उनके इंतहाई तल्ख एहसासात जो है वो हमने रिकॉर्ड भी किए हैं, जो उनके अपने कोई अपने साथ जो है वो इंतहाई इकदाम तक तलबा जो है वो उठाने को तैयार हैं। लेकिन आपके सामने वजीर आला साहब का जो आज का बयान है उसके बाद जो है वो लगता ये है कि जो सिंध हुकूमत है वो इसमें संजीदा नजर नहीं आती है, क्योंकि वजीर आला तो ये कहकर जान छुड़ाते दिखाई दिए कि तलबा फेल हो गए तो इसमें एहतजाज की क्या बात है।
इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जो एक ओवरऑल सिचुएशन है मैट्रिक बोर्ड में और इंटर बोर्ड में, वो इंतहाई सूरत-हाल खराब है। रोजाना की बुनियाद पर अच्छा वसीम, ये बताइएगा, ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी है जी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो बनी है, तो क्या अब इसका हल क्या होगा? क्या इन तलबा को फिर दोबारा से पास किया जाएगा? क्या होगा, क्या नहीं होगा? देखिए, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो बनी है, गवर्नर ने जो दौरा किया था, दौरे के बाद जो कमिश्नर कराची, जो कि इस वक्त इंटर बोर्ड के कायम मुकाम सरबरा भी हैं, चेयरमैन भी हैं, उनसे मुलाकात हुई थी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो 10 दिन के अंदर नताइज को, जो कि 80% 60% से 80% तक के जो परसेंटेज जिनकी आई हैं, उनके नताइज को रिव्यू कर रही है कमेटी। और उनके नताइज के अंदर ये जो घपले हैं ये सामने आएंगे। जैसे कि मैट्रिक बोर्ड के जो सरबराह हैं वो तो ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि OMR मशीन, जो कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन मशीन होती है, उसने 2 हिस्सों की जगह 1 हिस्से को कलेक्ट करा। यानी कि जो चेकर है उसने 2 हिस्सों में मार्क्स दिए, कलेक्ट करके जो नतीजा बनाया वो फेल का बनाया और उसकी वजह से मसला हुआ। लेकिन इंटरमीडिएट बोर्ड ने अब तक इस तरह की कोई गलती तस्लीम नहीं की है और इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। इंटर बोर्ड में भी जो रिव्यू करने का सिलसिला है वो जारी है। अभी ये सिलसिला शुरू ही हुआ था कि गुज़िश्ता रोज एक और नतीजा आया, 2 नतीजे और आए, आर्ट्स का और प्राइवेट ग्रुप का नतीजा आया। उसमें भी 80% और 70% तलबा जो है वो फेल हो गए। यानी कि बोर्ड के पास जो प्रेशर है वो बढ़ता चला जा रहा है और इतनी मैन पावर के पास इतनी कम दिनों के अंदर नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जो नतीजा 4-4, 5-5 महीनों डिले होता है वो 10 दिन के अंदर रिव्यू हो सकेगा और तमाम तलबा को इससे इंसाफ मिल सकेगा। सैयद वसीम, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बहुत ही अफसोसनाक बात है, स्टूडेंट्स के बिल्कुल मुस्तकबिल से खेलने वाली बात है। तो हमारी भी वज़ीर आला सिंध निगरान जो हैं उनसे अपील यही है कि इस मामले को निपटाया जाए। तलबा का 1 साल ज़ाया होना जो है उनके मुस्तकबिल से खेलने के मुतरादिफ है। तो आज के प्रोग्राम पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा नाज़रीन। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।